हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं हमजा और स्वागत है आप लोग का अपने चैनल ज्योग्राफी में। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्या कहते हैं कि फिजिक्स क्लास 10 की फिजिक्स के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पढ़ चुके हैं। अब क्या करेंगे ना, हम लोग आज जो फिजिक्स के पार्ट 4 पढ़ेंगे, क्लास 10 की चैप्टर नंबर की पार्ट 4 स्टडी करेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ चुके थे फाइनली, हम पहला चैप्टर क्या क्लास 10 की फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन, क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो उसमें हम लोग क्या पढ़ लिए थे, कितनी सारी चीजें थी। लास्ट हम लोग कहाँ पढ़ लिए थे, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश मतलब वस्तु क्या होते हैं, वस्तु कितने प्रकार की होती है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो फाइनली बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि आज का मेरा जो अब देखते हैं कि आज हमको क्या करना है। तो आज हम स्टार्ट कर चलिए। तो आज का हमारा क्या टॉपिक रहेगा, दर्पण क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और स्टूडेंट। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा नया टॉपिक क्या है, दर्पण क्या है। सबसे पहला टॉपिक क्या है मेरा आज का टॉपिक रहेगा दर्पण क्या है ना, दर्पण। अब दर्पण क्या होता है, बोलते किसको दर्पण है, क्या होता है। अब सिंपल हम लोग जानते हैं, दर्पण दर्पण का मतलब होता है शीशा, आईना, जिसको हम लोग देखते हैं ना, उसको बोले कि दर्पण क्या होता है। तो क्या होता है दर्पण भाई, आईना में क्या क्या मतलब हम लोग फेस दिखते हैं, अपना अपना मुंह देखते हैं ना, दिखता है ना, उसी को बोलते हैं दर्पण। दर्पण को सिंपल वर्ड में क्या समझना है, जैसे कि आईना हम लोग दिखते हैं ना, वही समझ लेते हैं, उसी को बोलते हैं दर्पण। अब बोला कि दर्पण होता क्या है, क्या लिखा हम लोग यहाँ पे, दर्पण क्या होता है, क्यों पूछेगा ना दर्पण क्या होता है, तो क्या बोलेंगे ना, वे वस्तु, क्या बोलेंगे, वे वस्तु जिसका एक सतह, मतलब कि वे वस्तु जिसका एक सतह, सतह को बोलते हैं ये जो पार्ट होता है ये सतह, ये कोई सतह है, ये कोई सतह है ना। तो क्या बोलेंगे, वे वस्तु जिसका एक सतह चमकदार, चमकदार हो मतलब चमकीला हो, और जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता हो। ये क्या सही है, हाँ बिल्कुल सही है। क्या बोलेंगे ना, वे वस्तु जिसका एक सतह चमकदार हो, क्या चीज, एक सतह क्या हो, चमकदार हो। अब शीशा लेते हैं हम, शीशा क्या करते हैं, देखिए ना, एक पार्ट एकदम चमकता रहता है ना, और उसका दूसरा क्या बोलते हैं, पहला पॉइंट में क्या, वे वस्तु जिसका एक सतह चमकदार हो, ये तो ठीक है, शीशा का एक पार्ट चमकदार होता है। उसको बोला प्रकाश के, दूसरा बोला कि जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता हो। ये ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, क्यों ठीक है। अब भाई यहाँ पर शीशा रखते हैं, शीशा रखते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन क्या बोलता है, प्रकाश का परावर्तन बोलता है कि किसी सतह से प्रकाश की किरण का टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि ये कोई सतह है, यहाँ पे कोई मिरर रख दिया और मिरर रख दिए, प्रकाश का परावर्तन होता है, यहाँ से लाइट आई, वो टकरा करके पुनः इसी दिशा में लौट गई कि कोई भी सतह से, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। तो अब बोल रहा है इसमें मिरर दर्पण में क्या लिखे हम, कि प्रकाश के जो पहला लिखे हैं वो वस्तु जिसका एक भाग चमकदार हो और दूसरा जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता हो। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें देखते हैं ये कोई मिरर है और यहाँ से लाइट आई, यहाँ से टकरा के वापस ये इसी दिशा में आ गई। इसका मतलब कि प्रकाश के परावर्तन के, अगर हम इस पे दर्पण पे बोले तो शीशा पे अगर हम लाइट मारते हैं, तो क्या वापस लाइट पड़ता है ना मेरे आंख पे, पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि, तो फिर इसको आराम से बोल सकते हैं कि क्या होता है, दर्पण क्या होता है, वो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है। तो चलो ये भी ठीक है। अब तो वो कैसे, फिर मेरा फेस कैसे दिखता है, तो भाई ये एकदम परफेक्ट है ना, क्योंकि ये दर्पण है। हम यहाँ पर मान लो यहाँ से कोई लाइट आई, सूरज की रोशनी पड़ी, जैसे ही हम दर्पण के सामने खड़े होते, मान लो यहाँ पे कोई बंदा खड़ा हुआ, तो यहाँ से लाइट आई, वो दर्पण में पड़ा, दर्पण से डायरेक्ट टकराने का उसके फेस से पड़ता है। जैसे ही फेस से पड़ता है, तो फिर उसका क्या होता है, फेस उसमें दिखने लगता है शीशा में, तभी तो फेस दिखता है उसका, नहीं तो नहीं दिखेगा। प्रकाश का परावर्तन क्या बोलता है, प्रकाश के परावर्तन का पूरा रूल बोलता है कि जब कोई किसी सतह से प्रकाश की किरण टकरा कर पुनः उसी दिशा में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब कि यहाँ कोई मिरर रख दिया, देखो सतह हो गया, और यहाँ से लाइट आई, प्रकाश की किरण आई, ये टकरा जाएगी यहाँ पे, और जैसे ही टकराएगी तो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, मतलब जिस दिशा से आई थी उसी दिशा में जाएगी। तो यहाँ से आई थी वो वापस उसी दिशा में आने लगी, जैसे ही आने लगी तो यहाँ पे बंदा कोई खड़ा हुआ, उसके फेस से पड़ेगा, जैसे ही फेस से पड़ेगा तो उसका फोटो सामने वाली शीशा में दिखेगा। तो इसी को ये तो दिखेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें क्या लिखा हम लोग, वही वस्तु जिसका एक सतह चमकदार हो और जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है, उसको बोलेंगे हम लोग शीशा। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। तो इसको तो ये एकदम दर्पण का हो गया, कैटेगराइजेशन हो गया दर्पण का। क्या लिखे, वे वस्तु जिसका एक सतह चमकदार और जो प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करता हो। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि दर्पण क्या होते हैं। दर्पण बोलेंगे वे वस्तु जो चमकदार होता है, दर्पण चमकता है और उसमें अगर हम लाइट मारते हैं तो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन भी करता है। चलिए ये ठीक है। अब क्या लिखे यहाँ पे, अब हम लिखे दर्पण दो प्रकार के हैं। क्या लिखे, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, शीशा मिरर कितने टाइप का होता है, वो दो टाइप का होता है। पहला लिखे समतल दर्पण, दूसरा लिखे गोलीय दर्पण। अरे गोलीय दर्पण, अब समतल दर्पण किसको कहते हैं, गोलीय दर्पण किसको कहते हैं, तो लिखे गोलीय दर्पण। क्या लिखे, गोलीय दर्पण क्या है, क्या लिखे, वे दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखला हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, गोलीय दर्पण कहेंगे।
ये क्या हो गया भाई, परावर्तक सतह खोखला। परावर्तक सतह किसको बोलेंगे भाई, यहाँ पे कोई मिरर है, क्या है, यहाँ पे कोई मिरर है ना, ये मिरर है, और यहाँ से जो लाइट आएगी, यहाँ तो जहाँ पे पड़ती है, यहाँ पड़ने के बाद तो रिफ्लेक्ट होती है ना, तो मतलब जहाँ पे जो लाइट पड़ेगी वही सतह खोखला होगा। मतलब परावर्तक सतह किसको बोले, जैसे यहाँ पे लाइट आ रही थी, यहाँ पड़ी और उसके बाद तो रिफ्लेक्ट हुई ना, तो जहाँ पे पड़ेगी उसी सतह को क्या बोले हम लोग, परावर्तक सतह। तो गोली दर्पण में क्या बोल रहा है, वे दर्पण क्या बोला, वे दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखला हो, तो वैसे दर्पण में क्या बोलेंगे हम लोग, गोली दर्पण। जैसे कि कैसा रहेगा ये मिरर, ऐसा रहेगा, और यहाँ पे लाइट आएगी, खोखला है ना, ये देखो, अगर मतलब सॉलिड वाला रहेगा तो सीधा रहेगा, लेकिन क्या है खोखला रहेगा, तो खोखला रहेगा तो ये तो दर्पण तो रहेगा, लेकिन किस टाइप का दर्पण रहेगा, ऐसे मुड़ा हुआ दर्पण रहेगा। तो वैसे दर्पण में क्या बोलेंगे हम लोग, अब क्या बोलेंगे, गोली दर्पण। गोली दर्पण किसको बोलेंगे, वे दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखला हो। तो दिख रहा है यहाँ से, अगर यहाँ पे अगर हम रे देते हैं, ये खोखले भाग में पड़ेगा, मतलब जहाँ से वो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो कैसे जगह होगा, वो खोखला जगह होगा। तो वैसा दर्पण क्या बोलेंगे हम लोग, गोली दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, खोखला हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, गोली दर्पण बोलेंगे। अब आता है तो अब इसमें क्या आता है कि गोलीय दर्पण में क्या होता है, तो गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। अब कोई बोलेगा तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, क्या बोले, गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण में पहला क्या था, उत्तल दर्पण, दूसरा क्या था, अवतल दर्पण। तो समझ में आ गया दर्पण क्या होते हैं और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो आज इसको आसानी से अगर समझना है तो इसको आसानी से वीडियो को पॉज करके नोट करें। हम लोग गोली दर्पण है ना, गोली दर्पण कितने टाइप के होते हैं, हम लोग लिखे दो टाइप के होते हैं गोली दर्पण भाई, दो टाइप के होते हैं। अब क्या होता है, वो पहला क्या उत्तल, दूसरा क्या है अवतल। तो हम लोग तो जानते हैं कि उत्तल दर्पण दो प्रकार के होते हैं, बट किसको बोलेंगे उत्तल, किसको बोलेंगे अवतल, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि क्या करते हैं ऐसे इसको पेंट करते हैं, कभी अंदर से पेंट कर देते हैं, इसी तरीके का दर्पण होना, क्या इसको बाहर से पेंट कर देते हैं। तो इस कंफ्यूजन में क्या करें आज हम लोग दूर कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, और यहाँ पे क्या लिए हम लोग, उत्तल दर्पण। तो भाई उत्तल दर्पण किसको बोलेंगे, देखिए उत्तल है ना, क्या बोलेंगे, वैसा दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है ना, वो क्या होता है, उत्तल दर्पण अंदर की ओर से पेंट होता है, क्या होता है अंदर की ओर से, वैसे दर्पण जो मतलब जिसको क्या करेंगे हम लोग ना, अंदर की ओर से पेंट करेंगे, तो वैसे दर्पण क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे। और वैसा दर्पण जिसको क्या करेंगे हम बाहर की ओर से पेंट करेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अवतल दर्पण बोलेंगे। जैसे कि उत्तल दर्पण में क्या होगा ना, गोलीय दर्पण है। अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण क्यों बोलते हैं, तो गोलीय दर्पण इसके लिए बोलते हैं क्योंकि ये देखिए ना किसी गोले का ही भाग होता है। क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, किसी न किसी गोले का ही भाग होता है ना, इसको अच्छे से गोला बना लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, गोल बना देंगे, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको गोलीय दर्पण। जैसे ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण को ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए किसी न किसी कोई ना कोई गोले में जाके ये मिल जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग गोलीय दर्पण। अब इसमें आता है गोलीय दर्पण कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला क्या है उत्तल दर्पण, दूसरा क्या है अवतल दर्पण। तो भाई ये उत्तल दर्पण अवतल दर्पण समझ होता क्या, तो क्या लिखे हम लोग, पहला वैसा दर्पण जो अंदर की ओर से पेंट हुआ उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उत्तल दर्पण बोले। उत्तल मतलब उत्तल, इसके नाम में पता चल उठा हुआ, ये देखिए वो क्या है ना, वो बीच में आके उठा हुआ, ये उसका ये सिरा हो गया, ये सिरा हो गया, और ये देखिए बीच में आके ये उठा हुआ, उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। और वैसा मिरर देखिए इसमें क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है, मतलब बीच में क्या, ये इसको क्या है ना, बीच में आगे क्या है, मतलब धंस चुका, क्या वो अंदर की ओर घुसा हुआ है, क्या है अंदर की ओर उठा हुआ, बोलेंगे ना वैसा दर्पण जो किनारे, देखिए किनारे के बीच में क्या उठा हुआ, और ये देखिए दोनों साइड के बीच में क्या धंसा हुआ ना। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, वैसा दर्पण जिसको राइट साइड से मतलब उठे हुए भाग को पेंट करेंगे, क्या करेंगे राइट साइड से उठे हुए भाग को पेंट करेंगे, वैसे दर्पण को अवतल दर्पण बोलेंगे। या वैसा दर्पण जो अंदर की ओर से पेंट हुआ, या मतलब राइट साइड से पेंट करेंगे लेकिन अंदर की ओर से पेंट करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उत्तल दर्पण बोलेंगे। सिंपली हम लोग समझ गए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, आप कंफ्यूजन नहीं हो, क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण को क्या करते हैं हम लोग अंदर की ओर से पेंट करते हैं, और अवतल दर्पण को कहां से पेंट करते हैं, बाहर की ओर से पेंट करते हैं। और ये किसी न किसी गोले का भाग होता है, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, इसको गोली दर्पण बोलते हैं। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, गोली दर्पण क्यों बोलते हैं वो समझ में आ गया हो, क्योंकि किसी न किसी गोले का ही भाग होता है, और इसकी अपनी एक रेडियस होगी, और इसका अपना जो भी होगा वो सब कुछ होगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। फाइनली हम लोग क्या किया, एक गोली दर्पण बना लिया, है ना। क्या किया, इसको समझने के लिए क्या किया, एक गोली दर्पण बना लिया। अब गोली दर्पण ये क्या है, ये क्या है, एक गोला दर्पण, ऐसा क्या किया, गोल दर्पण, है ना, गोल दर्पण हम लोग बना लिए यहाँ पे। अब इसमें क्या लिखिए, देखो ये क्या लिखिए, सेंटर, सेंटर लिखिए यहाँ पे, सेंटर
और ये कहाँ की है, मतलब एक गोला को टच करने वाला बना दी। अब देखो इसमें क्या करते हैं, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण हम एक ही साथ दे दिए इसको आसानी से समझने के लिए। क्या कि एक गोली दर्पण है, गोली उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण किसका टाइप होता है, गोली दर्पण। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, क्या होता है, उत्तल और अवतल। तो उसको समझने के लिए क्या कि हम एक गोली दर्पण मान लिए और हम बोले तो उत्तल दर्पण किसको बोलेंगे, मतलब वैसा दर्पण जो अंदर की ओर से पेंट हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उत्तल दर्पण। जैसे कि ये गोली दर्पण मान लिए और इसमें क्या किया, इसको अंदर की ओर से हम क्या किया, इसको पेंट कर दिए, तो इसको क्या लिख दिया, उत्तल दर्पण। और इसी दर्पण को अगर हम बाहर की ओर से पेंट करते हैं, जहां से बाहर की ओर से अगर पेंट करते हैं तो इसको क्या बोले हम लोग, अवतल दर्पण बोलेंगे। मतलब वैसा दर्पण जो अंदर की ओर से पेंट होगा उसको बोलेंगे उत्तल, और वैसा दर्पण जो बाहर की ओर से पेंट होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अवतल दर्पण बोलेंगे। अब देखो अब इसमें क्या लिख दिया, हम लिख दिए जो सी है, सी को क्या बोलते हैं हम लोग, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, है ना। और मतलब सी मतलब यहाँ सेंटर से और मतलब इसके गोली दर्पण की एक लाइन को टच करने वाली रेडियस क्या बोलते हैं हम लोग, क्या किए थे यहाँ पे एक ऐसे उत्तल दर्पण ड्रॉ किए थे, ऐसे उत्तल दर्पण ड्रॉ किए थे ना, ऐसे उत्तल दर्पण ड्रॉ किए थे, ऐसे ऐसे क्या कहते हैं, गोला बनाए थे और गोले से यहाँ से जो इसकी टच करे उसको बोलते हैं हम लोग त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ये कोई गोली दर्पण बना लिए और यहाँ पे सेंटर है, सेंटर से जो इसको टच करेगा वही त्रिज्या, वही रेडियस क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या कहलाएगा, वही रेडियस इसको r से सूचित करते हैं हम लोग। तो क्या बोलेंगे ना, अब इसमें आसानी समझ में आ कि गोली दर्पण कितने टाइप होते हैं, दो टाइप के। वैसा दर्पण जो अंदर की ओर से पेंट होगा उसको बोलेंगे उत्तल, और वैसा दर्पण जो बाहर की ओर से पेंट होगा उसको बोलेंगे अवतल दर्पण। और सेंटर से जो इसको मतलब इसको गोली दर्पण की लाइन में टच करेगा उस लाइन को टच करने वाले क्या बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। और इस सेंटर को क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र, मतलब एक पॉइंट, बीच वाला पॉइंट। और इस लाइन को, जो मेन लाइन गई है बीच से, इस जो मेन लाइन गई है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, है ना। जो मेन लाइन गई है बीच से क्या बोलते हैं हम लोग, प्रधान अक्ष बोलते हैं या मुख्य अक्ष बोलते हैं। देखो अब ये क्या, यहाँ पे किसको क्या मान लिया हम लोग, P मान लिया, P बोले तो ध्रुव मान लिए, और यहाँ पे इसको P मान सकते हैं, ध्रुव मान सकते हैं। अब इसमें आसानी समझ में आ गया, तो आगे ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम जानते हैं, तो ये क्या हो गया, ये गोली दर्पण हो गया। तो फाइनली इस फिगर में क्या बना दिया, गोली दर्पण बना दिया, गोली दर्पण दो भाग में बांट दिए, पहला उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण। इन दोनों लाइन को ध्रुव बोलेंगे, और यहाँ सेंटर से बोले तो वक्रता केंद्र से और इस लाइन गोली दर्पण की लाइन को टच करने वाले, सर्कमफ्रेंस को टच करने वाले क्या बोलते हैं हम लोग, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और ये जो मेन लाइन इसको वक्रता प्रधान अक्ष बोलते हैं या मुख्य अक्ष बोलते हैं, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। और सेंटर में क्या बोलते हैं हम लोग, वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो फाइनली आपको समझ में आया होगा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण अंदर समझ में आ गया होगा। अब इसमें आता है कि प्रधान अक्ष क्या है, ये जो ये लाइन है ये अक्ष क्या होता है। तो इसको हम आसानी से क्या बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण के ध्रुव। तो गोलीय दर्पण का ध्रुव कहाँ होता है, ये लाइन है ना, गोलीय दर्पण का ध्रुव, ये दो लाइन है, यहाँ से यहाँ तक का ध्रुव बोले तो एक्सिस जहाँ पे कट करती है, जिसको उसी को बोलते हैं हम लोग। जैसे कोई भी मेन लाइन कोई भी गोले को अगर कट करती है तो वही उसका एक्सिस कहलाता है, ध्रुव कहलाती है ना। तो क्या बोल देंगे यहाँ पे, गोलीय दर्पण के ध्रुव, और मतलब ध्रुव कहाँ, यहाँ और यहाँ दो जगह पे ध्रुव है, पी है ना, पी से सूचित करते हैं हम लोग ध्रुव को। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाला, वक्रता केंद्र ये सी है ना। तो देखो यहाँ से यहाँ इसको ऐसे मिला दिया और यहाँ से यहाँ मिला दिया, मतलब दो अक्ष को मिला दिया, मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रधान अक्ष बोलते हैं। क्या बोलेंगे, क्या ना पहला क्वेश्चन क्या, प्रधान अक्ष, क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को। गोलीय दर्पण का ध्रुव ये हो गया और वक्रता केंद्र ये हो गया, मिलाने वाली रेखा को। तो यही लाइन मिला रही है ना, ये जो मेन लाइन है यही मेन लाइन मिला रही है ना, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या को, वक्रता केंद्र को, सॉरी वक्रता केंद्र को। तो यही लाइन, तो मेन जो लाइन है वही लाइन मिला रही है, तो उसी लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रधान अक्ष बोलते हैं। तो आसानी से इसको बोल सकते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं इसको। तो क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष क्या होता है, तो क्या बोलेंगे ना, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रधान अक्ष बोलेंगे। तो गोलीय दर्पण ये है और इसका ये ध्रुव है, ये दोनों ध्रुव है, और ये लाइन जो है ये मिला रही है इसको। तो इसी लाइन को, मतलब ये जो मिलाने वाली रेखा है, इसी रेखा को क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब इसमें दूसरा क्या आता है, वक्रता त्रिज्या आता है। क्या आता है, वक्रता त्रिज्या बोले तो रेडियस, ये क्या होता है, ये त्रिज्या क्या होता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं ना, गोलीय दर्पण। क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है। भाई ये देखो उत्तल दर्पण है, ये क्या है, हम यहाँ पे क्या बना लिए, एक कॉन्वेक्स मिरर बना लिए। देखो मान लो अवतल दर्पण ड्रॉ कर लिए, अवतल दर्पण ड्रॉ कर लिए। ये जो अवतल दर्पण ड्रॉ किए किसी न किसी गोले का तो भाग ही होगा ना,
ये मान लो इसी को अब्तल दर्पण यहाँ का ये किसी न किसी गोले का भाई भी ये देखो कहीं ना कहीं जाके ऐसे मिलेगा ही। तो इसी का जो रेडियस होता है ना, इसी का जो रेडियस होता है r, इसी को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ये देखो कि ये कोई रेडियस ये कोई गोलीय दर्पण है और इसकी जो त्रिज्या होती है ना, इसी त्रिज्या को क्या बोलते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या बोले। अब कोई पूछे वक्रता त्रिज्या क्या होता है तो आसानी से बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, मतलब ये कोई गोलीय दर्पण हम मान लो यहाँ पे इसको ऐसे हाफ ड्रॉ किए थे, ये कोई गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण था ना, गोलीय दर्पण का एक पार्ट होता है कौन सा, उत्तल और अवतल बोले तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे ना, अब वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या का मतलब गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, मतलब ये कोई गोलीय दर्पण है, आगे किसी न किसी गोले का तो भाग होगा ही। अगर ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है तो किसी न किसी गोले का तो भाग होगा ही ना, कहीं ना कहीं जाके मिलेगा ही। अगर उसको लाइन ड्रॉ कर तो टच होगा ही। तो बोलता वही बोल रहा है गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को, मतलब ये कोई गोलीय दर्पण मान लिया और इसकी त्रिज्या जो निकलेगी, मतलब यहाँ अगर मान लो ये जो यहाँ से कोई ड्रॉ किए, मतलब लाइन दिए, तो ये जो लाइन में ड्रॉ हुआ ये फिगर अवतल दर्पण जो बना, इसी की त्रिज्या देखो ना किसी न किसी गोले होगा, किसी न किसी गोले का भाग होगा और उसी गोले की त्रिज्या क्या बोलते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो आसानी से समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है और प्रधान अक्ष क्या होता है। तो आसानी से इसको आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा तो वीडियो को आसानी पॉज करके आसानी से इसको नोट कर ले। अब हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण के उपयोग को देख लेते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और क्यों किया जाता है, तो कैसे किया जाता है। तो क्या लिखे हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग को लिखे, क्या लिखे अवतल दर्पण के उपयोग को लिखे, मतलब अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो क्या लिखे, पहला क्या लिखे अवतल दर्पण के उपयोग में, फर्स्ट में क्या है कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या लिखे, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में किया जाता है। किसमें किया जाता है, हजामती दर्पण में, है ना। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण, भाई अवतल दर्पण का हजामती दर्पण में क्या होता है, कहां क्या होता है हजामती दर्पण, मतलब हजाम जो बाल हमारा जो काटता है वो क्या करता है, उसमें क्या करता है अवतल, वो जो हजाम जो होता है ना, वो सामने जो मिरर रखा था वो कौन दर्पण होता है, वो अवतल दर्पण होता है। दूसरा क्या लिखे हम लोग कि टॉर्च गाड़ियों के हेडलाइट, मतलब कि टॉर्च अवतल दर्पण का उपयोग कहां किया था, टॉर्च में, गाड़ियों के हेडलाइट में, एवं कहां किया था सर्च लाइट में किया था। और किसमें सर्च लाइट, मतलब कि टॉर्च, टॉर्च में जो लगा होता है वो कौन सा दर्पण लगा होता है, वो अवतल दर्पण लगा होता है। उसके बाद गाड़ियों की हेडलाइट, हेडलाइट जो होता है उसमें कौन सा लाइट लगा रहता है, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, जैसे कोई भी गाड़ी का हेडलाइट उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है, वो अवतल दर्पण लगा होता है। जैसे सर्च लाइट में, अब किसी चीज को हम सर्च करते हैं, जैसे रिसर्च वगैरह जो होता है, वहां जो कोई सा रिसर्च करने के लिए जो दर्पण का उपयोग करता है वो कौन सा होता है, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। भाई अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग इसके लिए करते हैं बाल काटने में, क्योंकि अब अवतल दर्पण क्या होता है ना, वस्तु जो है ना बड़ा दिखता है, क्या होता है बड़ा दिखता है, इसके लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में करते हैं। और टॉर्च में उसकी फोकस दूरी बढ़ाने के लिए जनरली। तीसरा क्या लिखे, मरीज के नाक कान, क्या लिखे मरीजों के, क्या लिखे मरीजों के नाक कान गले दांत की सर्च करने के लिए, की जांच करने के लिए क्या करता है डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो फाइनली हम लोग कितने पॉइंट लिखे, 3 पॉइंट लिखे। पहला पॉइंट क्या लिखे कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में किया था, है ना। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखे कि अवतल दर्पण का उपयोग साइड गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। तीसरा पॉइंट लिखे कि अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में भी किया जाता है। उसके बाद लिखे कि डॉक्टर क्या करते हैं ना, मतलब अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के नाक कान और गले दांत आदि के मतलब जांच करने के लिए क्या करता है डॉक्टर, जो यूज करता है, जो दर्पण यूज करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग अवतल दर्पण। वो क्या रहता है, वो अवतल दर्पण ही रहता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग कितने जगह किया जाता है, ये इन्हीं 3-4 जगह। पहला क्या अवतल दर्पण का हजामती दर्पण में, दूसरा क्या है टॉर्च में, गाड़ियों के हेडलाइट में एवं सर्च लाइट में, और चौथा क्या लिखा हम लोग मरीजों के नाक कान और गले दांत की जांच के लिए डॉक्टर क्या करता है, वो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, आसानी से ये समझ में आया होगा कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अब लास्ट में क्या उत्तल दर्पण का उपयोग, तो उत्तल दर्पण जनरली ज्यादा उपयोग है नहीं, तो मेन उपयोग क्या उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया था, साइड मिरर में किया था। कहाँ किया था, साइड मिरर में। अब भाई गाड़ी में देखोगे, मतलब साइड में छोटा सा कोई 4 व्हीलर में किसी देखोगे कोई भी गाड़ी में वो क्या करता है ना, साइड में क्या लगा रहता है, शीशा लगा, 2 शीशा दिया रहता है दोनों साइड में। वही वो जो शीशा होता है वो क्या होता है ना, वो उत्तल दर्पण होता है। वो क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। अब उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं हम साइड मिरर में, वो हम अभी आगे देखेंगे। और अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में क्यों करते हैं वो अभी देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, अभी देखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में क्यों करते हैं और उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में क्यों करते हैं। तो उससे पहले हम क्या देख लेते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या दर्पण सूत्र, और दूसरा क्या है लेंस सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या होता है ना भाई, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, मतलब हाफ होगा दूरी, हाफ बराबर वस्तु की दूरी प्लस और उसमें प्रतिबिंब की दूरी, तो मतलब इन दोनों को जोड़ देता है। दूसरा क्या लेंस सूत्र, लेंस सूत्र इससे उल्टा होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो इसको आसानी से नोट कर ले। और उसके बाद अभी हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में क्यों किया जाता है और उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में क्यों किया जाता है। तो वीडियो को पॉज करें और आसानी से इसको नोट करें।
उपयोग हजामती दर्पण में क्यों किया जाता है? ये बहुत मस्त, बहुत बोले तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोले तो वीवीआई क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं हम लोग, मतलब बोले तो बहुत स्टार फेमस क्वेश्चन है। तो क्या है अब्दुल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में क्यों किया जाता है? क्यों किया है? तो देखो सबसे पहले क्या लिखना हम अब्दुल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के, ये क्वेश्चन हो गया मेरा। इसे कैसे डिफाइन करें? देखो क्या कि इसके लिए हम दर्पण मान लिए, क्या कि अब्दुल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में इसलिए किया जाता है। क्या लिखेंगे इसको? एक स्मार्ट तरीके, कोई भी किसी भी क्वेश्चन को स्मार्ट तरीके से बोलने का एक मेन ये कैसे बोला जाता है, उसे क्या करेंगे हम सबसे पहले जो क्वेश्चन रहेगा ना वो उसी में छाप देंगे और उसको लिख देंगे कि इसलिए किया जाता है। क्या लिखेंगे हम लोग? अब्दुल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में इसलिए किया जाता है ना। यहाँ तक समझ में आया? इसलिए क्या था भाई, किसलिए वो देखते हैं क्योंकि, क्या बोलेंगे? क्योंकि अब्दुल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में इसलिए किया था क्योंकि जब वस्तु को, क्या बोलेंगे, जब वस्तु के बाहर से पेंट है, ये बात सही है, जब ये बाहर से पेंट है तो अब्दुल दर्पण होगा। क्या लिखेंगे हम लोग? अब्दुल दर्पण को हजामती दर्पण में इसलिए किया था क्योंकि जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच, क्या करेंगे, जब वस्तु को कहाँ रखना? फोकस और ध्रुव के बीच। कहाँ पर रखना? फोकस और ध्रुव के बीच। तो फोकस कहाँ हमारा? ये रहा फोकस, ध्रुव किया ये ध्रुव, और इसके बीच रखते हैं हम, ये क्या रखते हैं? कोई वस्तु को रखते हैं ना। तो जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। तो ये देखिए प्रतिबिंब सीधा बना एकदम सीधा बना ना। तो क्या बोलेंगे ना, जब वस्तु को इसलिए रखा जाता है क्योंकि जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं, कहाँ रखते हैं? अब्दुल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में इसलिए किया जाता है क्योंकि क्या करेंगे ना, जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं, ये देखो ये हो गया फोकस, ये हो गया ध्रुव, इन दोनों के बीच में रख दिया वस्तु को, है ना। ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब, क्या लिखा है? तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा वस्तु से बड़ा और उसके सामने बनता है, जिसके कारण क्या होता है? छोटे छोटे बाल बड़े दिखाई देते हैं, जिसके कारण छोटे छोटे बाल बड़े दिखाई देते हैं, और इसी गुण के कारण बड़ी वक्रता त्रिज्या वाले अब्दुल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में किया जाता है। तो क्या बोलेंगे फाइनली? आयोग समझ में आया? क्या लिखे? तो आसानी से लिख दें हम लोग कि अब्दुल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में इसलिए किया जाता है क्योंकि ये कोई अब्दुल दर्पण है और इसका उपयोग हजामती दर्पण में इसलिए करते हैं क्योंकि जब कोई वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं, तो इसका जो प्रतिबिंब होना वस्तु के सामने सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो वस्तु के सामने सीधा और वस्तु से बड़ा बना। देखिए ये इतनी छोटी वस्तु डाले थे, कितनी छोटी, जब इसको ध्रुव से पास कराया गया, जब ध्रुव से पास कराया तो कितनी बड़ी हुई। हाँ देखो वस्तु का आकार बड़ा हो गया ना, वहां भी देखिए पानी बड़ा हो गया। क्या बोले? जब वस्तु का ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब का, तो वस्तु का आकार, क्या वस्तु का जो आकार है वो वस्तु से बड़ा और उसके सामने प्रतिबिंब सीधा वस्तु के सामने और बड़ा बनता है, जिसके कारण क्या होता है ना, छोटे छोटे बाल जो हम क्या होता है, हाँ, कोई भी पार्लर या कहीं भी जाके बैठते हैं तो हमारा जो बाल होता है वो क्या होता है, हम बड़ा दिखने लगता है ना, फेस बड़ा दिखने लगता है ना। तो इसके लिए बोलते हैं हम जब वस्तु के सामने अब्दुल दर्पण के सामने वस्तु को रखते हैं फोकस और ध्रुव के बीच, तो क्या होता है उसका प्रतिबिंब क्या होता है? वस्तु के सामने वस्तु से बड़ा और वस्तु से बड़ा बनता है, जिसके कारण क्या होता है? छोटा छोटा बाल जो होता है ना बड़ा दिखाई देता है। इसी गुण के कारण जो होता है ना, हजाम लोग क्या करता है वो बड़ी वक्रता त्रिज्या वाले, मतलब बड़ा सा शीशा लगाते हैं अपने यहाँ पार्लर में लगाते हैं। तो इसके लिए हम कह सकते हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि अब्दुल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में किया जाता है। तो इसको आसानी से अगर समझ में आया तो आसानी से नोट कर लें, वन टाइम देख लेता हूँ क्या है अब्दुल दर्पण का हजामती दर्पण में किया जाता है। तो इसको इस फिगर को आराम अच्छे से नोट करें, और उसमें क्या अब्दुल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में इसलिए किया जाता है क्योंकि जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो वस्तु का आकार वस्तु के सामने, प्रतिबिंब वस्तु के सामने और बड़ा और सीधा बनता है। इसी गुण के कारण छोटे छोटे बाल क्या होता है ना बड़े दिखाई देते हैं, और इसी गुण के ही कारण अब्दुल दर्पण का उपयोग बड़ी वक्रता त्रिज्या वाले अब्दुल दर्पण का उपयोग, बड़ी वक्रता त्रिज्या का मतलब क्या हुआ कि बड़ा मतलब जिसका रेडियस बड़ा होगा तो दर्पण भी बड़ा होगा। तो इसी गुण के कारण बड़ी वक्रता त्रिज्या वाले अब्दुल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में किया जाता है। तो आसानी से अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो आई होप समझ में आया ही होगा, तो इसको आसानी से नोट कर वीडियो को पॉज करें और आसानी से नोट कर लें। वस्तु को अब्दुल दर्पण में वक्रता के अंदर फोकस के बीच रखते तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो क्या लिखते क्वेश्चन हम, जब वस्तु को अब्दुल दर्पण और वक्रता के अंदर फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो क्या हम एक अब्दुल दर्पण बना लिए, है ना। तो अब्दुल दर्पण बना लिए, ये अब्दुल दर्पण बना लिए, और क्या कि यहाँ पे ये क्या कि ये हो गया वक्रता केंद्र और ये का फोकस, इसके बीच डाल दिया हम वस्तु, है ना।
यहाँ पे कोई वस्तु डाल दी, जैसे ही वस्तु डाले ना तो उसको फोकस दिए, तो फोकस वस्तु डाले, ये क्या किया, तो वस्तु डाल दी, ठीक है, जो बोल रहा हमने कर दी। तो जब वस्तु डाले, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी और वस्तु से बराबर उससे उल्टा बनता है। तो क्या है कि जब वस्तु को रखे ना तो वो क्या किया, वो दर्पण में टकरा, जैसे उसका फोकस दर्पण में टकराने का होता है क्या, वो फोकस से होकर गुजरा, कहां से, मुख्य फोकस F से होकर गुजरा, और जैसे ही F से गुजरा तो वो क्या सीधे कहां गया, वस्तु के वापस रिफ्लेक्शन मतलब पीछे आ गया, और वस्तु का आकार पीछे और उल्टा डायरेक्शन में आ गया, उल्टे डायरेक्शन में आ गया, है ना। तो जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखे तो वस्तु मिरर टकरा गया, उल्टे डायरेक्शन में आ गया और यहाँ के टकरा गई। तो वस्तु का देखिए, वस्तु छोटे आकार का था और जब टकराने का क्या बहुत बड़े आकार का बन गया, जैसे ही फोकस से गुजरा तो यहाँ आके बहुत बड़ा हो गया। तो क्या लिखे, और उसके वस्तु के आकार से बड़ा ही बन गया और उल्टे डायरेक्शन में बन गया, है ना। और ये आभासी बन गया, मतलब जिसका इमेजिनरी प्रतिबिंब बन गया। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी वस्तु से बड़ा और उल्टा बनता है। तो ठीक है ना, क्या लिखे, क्या बोले, जब वस्तु को अपने दर्पण में वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे अपतन दर्पण में, तो अपतन दर्पण में रखेंगे, जब अपतन दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। तो इसको आराम से नोट कर लें।